इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 9 मई 2025 का भाई आपकी पाठशाला। इसका पहला प्रश्न है, कौन सा संस्थान एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने के लिए दिल्ली सरकार के साथ साझेदारी कर रहा है? इसके साथ ये 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षण के लिए दिल्ली सरकार का समझौता कर रहा है। ए आईआईएससी बेंगलुरु, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी मद्रास या डी आईआईटी दिल्ली। कौन समझौता कर रहा है? ये आईआईटी कानपुर। दिल्ली सरकार ने क्षेत्र के गंभीर प्रदूषण क्या वायु प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ भागीदारी की। 3.21 करोड़ रुपए के स्वीकृत बजट के साथ इस परियोजना को कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो वायु प्रदूषण को साफ करने में मदद कर सकती है। आईआईटी कानपुर तकनीकी निष्पादन के लिए जिम्मेदार कार्यान्वयन एजेंसी है, जिसमें विमान आशंकन और रासायनिक तैनाती शामिल है। एनसीआर के 100 वर्ग किलोमीटर को कवर करते हुए यह पायलट कार्यक्रम प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एआई आधारित निगरानी प्रणालियों का उपयोग करेगा। यह पहल उच्च प्रदूषण अवधि के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के रूप में विज्ञान आधारित हस्तक्षेपों को शामिल करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा एक सक्रिय रणनीति का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 5000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने के लिए अडानी समूह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए भूटान ने, बी नेपाल, सी श्रीलंका या डी बांग्लादेश। कौन ये? भूटान ने। भूटान ने हाल ही में अडानी समूह के साथ 5000 मेगावाट की कुल क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता भूटान भारत ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और यह पहले की वांगचू परियोजना पर आधारित है, जिसमें भूटान के ड्रूप ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन की बहुलांश हिस्सेदारी है। यह पहल भूटान के दीर्घकालिक अच्छे ऊर्जा रोड मैप के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य क्या है? 2024 तक 20,000 मेगावाट क्षमता हासिल करना है। इस सौदे से भारत को भूटान के हरित ऊर्जा निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्रीय स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को योगदान मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत के विनिर्माण और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस कंपनी ने डीपीआईआईटी के साथ भागीदारी की? ए बॉश इंडिया, बी हाफेल इंडिया, सी सीमेंस इंडिया या डी गोदरेज एंड बॉयज। तो कौन सी है? हाफेल इंडिया। क्या हाफेल इंडिया ने भारत के विनिर्माण और नवाचार प्रयासों का समर्थन करने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी डीपीआईआईटी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है? इस सहयोग के हिस्से के रूप में हाफेल इंडिया ने भारतीय स्टार्टअप और एमएसएमई की सहायता के लिए $2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्रतिबद्धता जताई, जो बुनियादी ढांचे और बाजारों तक पहुंच के मामले में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। बदले में डीपीआईआईटी स्टार्टअप इंडिया पहल के माध्यम से हाफेल इंडिया और होनहार स्टार्टअप के बीच संबंधों को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। इस समझौते का उद्देश्य नवाचार और स्थानीय विनिर्माण के लिए एक संपन्न पारिस्थितिक तंत्र बनाना, जो अंततः देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देगा। अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारतीय नौसेना को सौंपी जाने वाली भारत की पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? ए आईएनएस चेन्नई, बी आईएनएस कवरत्ती, सी आईएनएस अर्नाला या डी आईएनएस कलवरी। तो इसका नाम है आईएनएस अर्नाला। यह स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है, इसका नाम है आईएनएस अर्नाला। 8 मई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपे जाने वाले आईएनएस अर्नाला भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित
एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट यानी SASWC है। टाटा रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स और LNT शिपयार्ड के बीच सार्वजनिक निजी सहयोग से निर्मित यह 77 मीटर लंबा जहाज डीजल इंजन वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस है। इस तरह के विन्यास वाला यह सबसे बड़ा भारतीय युद्धपोत, इसे उथले तटीय जलों में पानी के नीचे निगरानी, माइन बिछाने, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और खोज और बचाव मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। महाराष्ट्र के ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर यह जहाज भारत की तटीय रक्षा क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है और आत्मनिर्भर नौसेना निर्माण में एक बड़ा कदम है। अगला प्रश्न है, किस देश ने मई 2025 में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी CETA पर वार्ता शुरू करने के लिए भारत के साथ संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए? ए चिली, बी ब्राजील, सी अर्जेंटीना या डी पेरू? तो कौन है ये देश? ये देश है चिली। क्या 8 मई 2025 को भारत और चिली ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी CEPA के लिए वार्ता आरंभ करने के लिए आधिकारिक तौर पर संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए, जो उनकी मजबूत अधिमानी व्यापार समझौते PTA से एक महत्वपूर्ण उन्नयन को दर्शाता है। इस समझौते का उद्देश्य डिजिटल सेवाओं, MSME सहयोग, महत्वपूर्ण खोजों और निवेश सुविधा जैसे नए क्षेत्रों विस्तार करके द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को गहरा करना है। CEPA क्या रणनीतिक संबंधों संसाधनों तक पहुंच बढ़ाते हुए सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करना चाहता है। चिली एक प्रमुख लैटिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़कर भारत दक्षिण सहयोग को मजबूत कर रहा है और तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अपने व्यापार और निवेश संबंधों विविधता ला रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने शहरी विकास परियोजनाओं के लिए यूरोपीय निवेश बैंक यानी कि EIB से 1910 करोड़ रुपए का वित्तीय पोषण प्राप्त किया? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश नहीं उत्तर प्रदेश है, या बिहार, डी बिहार? तो कौन है ये उत्तराखंड। उत्तराखंड को शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए यूरोपीय निवेश बैंक यानी EIB से 1910 करोड़ रुपए का वित्त पोषण मिला है। करोड़ रुपए का वित्त पोषण मिला, कितना? 1910 करोड़ रुपए का वित्त पोषण मिला है। इस धनराशि का उपयोग पिथौरागढ़, सितारगंज, रुद्रपुर और काशीपुर सहित प्रमुख शहरों में पेयजल और सीवरेज परियोजनाओं के लिए किया जाए। इस निवेश का उद्देश्य इन क्षेत्रों में शहरी जीवन की स्थिति और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है। परियोजना जून 2025 में अभिलेखों पर हस्ताक्षर करने के साथ आगे बढ़ेगी, जिसके बाद कार्यान्वयन के लिए निविदा प्रक्रिया होगी, जो राज्य के लिए शहरी विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है, 267वें पोप के रूप में किसे चुना गया और मई 2025 में उन्होंने पोप लियो 14वां नाम ग्रहण किया? 14वां? ए एंजेलो डी डोनाटिस, बी रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, सी पीटर टर्कसन या डी मार्टिओ जुपे? कौन है ये है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। 8 मई 2025 को अमेरिकी कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को रोमन कैथोलिक चर्च के 267वें पोप के रूप में चुना गया। उन्होंने पोप लियो 14वां का नाम लिया। ठीक है, उनका चुनाव ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वे संयुक्त राज्य अमेरिका से पहले पोप बने। 70 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 133 कार्डिनल निर्वाचकों की भागीदारी के साथ सिस्टीन चैपल में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान चुने गए। उनके त्वरित चुनाव ने
वैश्विक कैथोलिक नेतृत्व में एक नया अध्याय शुरू किया। वो फ्रांसिस के उदारवादी और सामाजिक रूप से जागरूक विचारों के साथ दृढ़ता से जुड़े हैं। पोप लियो 14वां का चयन चर्च और दुनिया के लिए एक काफी बदलाव और अनिश्चितता के समय में हुआ है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में किस बैंक ने विशेष रूप से प्रीमियम यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ए एचडीएफसी बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी आईसीआईसीआई बैंक या डी कोटक बैंक? किसने? ये कोटक बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने मई 2025 में कोटक सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य भारतीय यात्रियों के कुलीन वर्ग को आकर्षित करना है। कुलीन मतलब धन्यवाद। यह अनन्य केवल आमंत्रण आधारित मेटल कार्ड, शून्य विदेशी लेन देन शुल्क, असीमित एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और प्रमुख एयरलाइनों और होटलों के साथ एयर स्माइल रूपांतरण विकल्प जैसे प्रीमियम लाभ प्रदान करता है। उच्च मूल्य वाले उपयोगकर्ताओं और लगातार यात्रियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ कार्ड को ब्रांड निष्ठा को बढ़ावा देते हुए यात्रा के अनुभव को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। कोटक बैंक का रणनीतिक कदम विकसित हो रही है। कोटक बैंक का रणनीतिक कदम विकसित हो रही यात्रा व्यवस्थाओं में समृद्ध ग्राहकों के लिए क्यूरेटेड जीवन शैली आधारित पेशकशों की ओर वित्तीय सेवा में व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, SAFFU-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की जा रही है? ए असम में, बी सिक्किम में, सी अरुणाचल प्रदेश में या डी नागालैंड में? कहाँ आयोजित? अरुणाचल प्रदेश में आयोजन हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 अरुणाचल प्रदेश में विशेष रूप से पापुम पारे जिले में के यूपिया में, कहाँ पे? यूपिया में आयोजित की जा रही है। यह पूर्वोत्तर राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेल योजना में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। चैंपियनशिप में 6 दक्षिण एशियाई देशों की भागीदारी शामिल है, जिन्हें 2 समूहों में विभाजित किया गया है। यह यूपिया के गोल्डन जुबली स्टेडियम में होने वाले उद्घाटन मैच में भारत का सामना श्रीलंका से होगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 साल का गोल्डन वीजा शुरू किया है? ए थाईलैंड, बी इंडोनेशिया, सी मलेशिया या डी वियतनाम? तो किसने ये वीजा 10 साल के लिए गोल्डन वीजा शुरू किया है? वियतनाम। वियतनाम ने दीर्घावधि भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने के उद्देश्य से 10 वर्षीय नवीकरणीय गोल्डन वीजा की शुरुआत की है। यह रणनीतिक पहल देश के खुद को व्यापार, नवाचार और संधारणी पर्यटन के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र में बदलने के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। इस वीजा से दीर्घकालिक आर्थिक, सांस्कृतिक और पेशेवर जुड़ाव को प्रोत्साहित करके भारत वियतनाम संबंधों को गहरा करने की उम्मीद है। नवीकरणीय निवास, डिजिटल प्रथम आवेदन प्रक्रिया और सार्थक आर्थिक योगदान पर ध्यान देने जैसे सुविधाओं के साथ गोल्डन वीजा विदेशी प्रतिभा और पूंजी को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव को दर्शाता है, जो वियतनाम को दक्षिण पूर्व एशिया के विकसित होते आर्थिक परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अनुभवी कलाकारों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की? ए राजस्थान में, बी पंजाब, सी हरियाणा या डी उत्तर प्रदेश? तो कौन सा है? हरियाणा सरकार ने। कौन सा? इसको अनुभवी कलाकारों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की है। किसने? हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने राज्य की सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वरिष्ठ कलाकारों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की थी।
5 मई 2025 को हरियाणा मंत्रिमंडल पर स्वीकृत इस कल्याणकारी पहल का उद्देश्य 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे बुजुर्ग कलाकारों को मान्यता देता है और उनका समर्थन करना है जिन्होंने संगीत, नृत्य, चित्रकला और रंगमंच जैसे पारंपरिक रूपों को कम से कम 20 वर्ष तक समर्पित किया। एक स्थिर वित्तीय सहायता प्रणाली प्रदान करके यह योजना अपनी समृद्ध कलात्मक परंपराओं को संरक्षित करने और अपने बुजुर्ग सांस्कृतिक संरक्षकों के लिए सम्मान और यह जीविका सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा की प्रतिबद्धता रेखांकित करती है। अगला प्रश्न है, एयरपोर्ट शो और ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फोरम 2025 का 24वां संस्करण किस शहर में संपन्न हुआ? ए गोवा में, बी सिंगापुर में, सी अबू धाबी में या डी दुबई में? कहाँ पे ये हुआ? ये दुबई में संपन्न हुआ। कौन सा? एरो शो और ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फोरम 2025 का 24वां संस्करण। कौन सा? 24वां संस्करण है। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एयरपोर्ट शो का 24वां संस्करण और 12वां ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फोरम का सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दुबई ने एक अग्रणी विमानन केंद्र के रूप में अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा बनाए रखी है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने लगातार 11वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे का खिताब अपने नाम किया। इस कार्यक्रम में वीमेन इन एविएशन मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विमानन क्षेत्र में महिलाओं के योगदान पर भी प्रकाश डाला गया। इस बड़े पैमाने पर आयोजित इस सभा ने वैश्विक विमानन नवाचार और बुनियादी ढांचे में दुबई के निरंतर नेतृत्व को रेखांकित किया है। कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। ठीक है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिवस, और 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात दिवस मनाया जाता है। 2 मई को टूना दिवस, विश्व टूना दिवस। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खनन दिवस भी मनाया जाता है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और 4 मई को विश्व हास्य दिवस भी मनाया जाता है। 4 मई का पहला रविवार। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे। विश्व अस्थमा दिवस भी 6 मई को मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई को ही क्या मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। 9 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती और महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को। थैंक यू, धन्यवाद।